हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने डुअल नेचर के लास्ट पे पहुंच गए हैं। डुअल वाले चैप्टर पे, अपने इस चैप्टर के। ठीक। अब इसके लास्ट पोर्शन पे हमारे पास कैसा देखना है, बस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देखना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल देखना है। उसके बाद इसके दो न्यूमेरिकल हम देखेंगे, छोटे छोटे से रहेंगे, ऐसे ही उसी में रहेंगे, चलते हुए हम करते चलेंगे। उतना करने के बाद एकदम आखिरी में फिर यहाँ पर से आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर रिवीजन के लिए समराइज वर्जन में मैं 12 क्वेश्चंस ले लूंगा। उन 12 या 15 16 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको बराबर दिखा दूंगा। वो प्रॉपर पूरे चैप्टर का समराइज वर्जन रहेगा। ठीक है। तो उसमें इस पीडीएफ वाले फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, वो वीडियो ऐसे ही रहेंगी। ठीक है। इस पे नहीं रहेंगे। ठीक। तो चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट अब मैं हेडिंग डाल देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक। तो हम मैटर की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो पहले दो पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसके दो पोर्शन कट करके थ्योरेटिकल फॉर्मेट को मैं इसमें अटैच कर देता हूँ। उसी को मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, बच्चा हुआ मैं डिराइव करते हुए और लिखते हुए चलूंगा। ठीक है। तो देखो, वो दोनों पोर्शन को जिसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, वो ये दोनों है। चलो, इन दोनों को मैं यहीं पर एक्सप्लेन भी करते चलूंगा और अभी आपको दिखाते भी चलता हूँ। ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्मेट रहेंगे, ये तो जस्ट एक सिंपल सा है। इस पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट पोर्शन इसका क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का सबसे फर्स्ट, मैटर वेव आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव जो होता है वो डिफरेंट फॉर्म का होता है, कैसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रहता है। ठीक है। मैटर वेव अलग चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग है। This is an obvious fact as matter wave are related to moving particle and independent of the fact whether particle is electron proton और कैसा है मेरे पास, या पार्टिकल इज कैसा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के फॉर्मेट में। मतलब या तो ऐसा कह लो कि मेरे पास या तो चार्ज है या चाहे अनचार्ज हो, चाहे न्यूट्रॉन ही क्यों ना हो, उससे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जस्ट मेरे कहने का ये तरीका है। एक्चुअल में हम मेरे पास ये चीज है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक अलग फॉर्मेट है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स में जो मैटर वेव होती है वो एक अलग तरह की वेव से। ठीक। मेरे पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैटर वेव को कि मेरे पास जो पार्टिकल है वो चार्ज है या कैसा है, अनचार्ज है। ठीक। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इम्पेक्ट तो पड़ता है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक। चलो, उसके बाद दूसरे स्टेप पे देखो, तो मैटर वेव ट्रेवल विथ स्पीड मोर देन दैट ऑफ लाइट। ठीक। जो रिलेशन आता है हमारे पास वहां पर से तो हमें यही लगता है। ठीक। देखो, जैसे अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो हमारे पास क्या मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ जो वेव देखने को मिलता है, मैटर वेव की बात कर रहा हूं। ठीक। तो वो हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। अब कोई भी मैटर वेव है तो उसके अंदर एनर्जी भी है, तो एनर्जी का रिलेशन विथ फ्रीक्वेंसी यही चीज था। और वेवलेंथ अगर है तो अगर मेरे पास पार्टिकल मूव कर रहा है उसका वेवलेंथ है तो उसमें मोमेंटम भी होगा। डुअल नेचर में यही बिहेवियर तो देखे थे कि मैटर ऑफ वेव मतलब या तो एनर्जी है, एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वो पूरा का पूरा एनर्जी के फॉर्मेट में दिखता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ठीक। तो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन हमने ये चीज देखा, और वेवलेंथ को मोमेंटम के साथ अगर देखना है तो ये मेरे पास कितना देख लिए, एच बाई पी, क्योंकि मैटर है तो उसके अंदर मोमेंटम भी होगा। तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पर से दिखा कि ये ई बाई पी हो गया। आपको ये दिखा कि एनर्जी का फॉर्मेट मतलब कंप्लीटली वो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो एनर्जी के फॉर्मेट में मतलब वो कितना दिखेगा, एम सी स्क्वायर। और मोमेंटम के लिए आप कितना लिखते हो, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक। तो आप मास मास कैंसिल करें तो आपको ये दिखा कि वेलोसिटी ऑफ जो मेरे पास मैटर वेव है वो कैसा है, वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू कैसा है मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मोमेंटम के लिए बात कर रहा है उसका पार्टिकल, और ये सी स्क्वायर है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि मेरे पास ये वेलोसिटी कभी भी लाइट के स्पीड के इक्वल नहीं जा सकती है।
मतलब लाइट के स्पीड का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू वेलोसिटी के इक्वल। पार्टिकल की वेलोसिटी मोमेंटम के लिए अगर मैं देख रहा हूँ, तो मेरे पास ये मालूम है कि जो वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स है वो लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकती, बट वेव के लिए कैसा होगा मेरे पास इस कंडीशन पे? तो अगर ये मेरे पास कभी भी v की वैल्यू हमेशा c से लेस देन होगी, तो वेलोसिटी ऑफ वेव तो ऑलवेज आपको ग्रेटर देन ऑफ c मिलेगा। तब तो ये स्क्वायर रूट के इक्वल जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन तब तो स्क्वायर ऑफ लाइट की स्पीड के जाएगा। ठीक, तो ये चीज हुआ। तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ वेव हमेशा कैसा देखने को मिलता है? मीटर वेव में, प्रॉपर्टी ऑफ मीटर वेव की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारे पास कैसा है? ओहो, प्रॉपर्टी ऑफ मीटर हेडिंग डाल के रखती हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ मीटर वेव्स। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये है कि वेलोसिटी ऑफ वेव स्पीड ऑफ लाइट से कैसा होगा? ज्यादा होगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैटर वेव ट्रेवल विद द बॉडी इन ग्रुप। मैटर वेव हमेशा कैसा मेरे पास ग्रुप के फॉर्मेट में चलता है। ग्रुप वेलोसिटी इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेयर एज इंडिविजुअल वेव कंसिस्टिंग, अच्छा कंस्टिट्यूटिंग है द ग्रुप में थ्योरेटिकली मूव विथ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट। ठीक, ये दो फॉर्मेट हुआ, ये समझने के लिए हमारे पास दो फॉर्मेट के लिए हो गया। अब तीसरे फॉर्मेट की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं ये बोला कि मेरे पास ऑर्डिनरी केसेस में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो कैसा होता है? बहुत स्मॉल होता है। कैसा होता है? बहुत स्मॉल होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब आपके मन में आएगा कैसे कि स्मॉल होता है, तो मैं लिखते चलता हूँ। तो मेरे पास कैसा है? वेव नेचर ऑफ मैटर कैसा हम कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैं लिखते चलता हूँ, आपको समझेगा थर्ड टॉपिक। डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ is very small, is very small, and wave nature, and wave nature, nature of matter may be ignored, may be ignored। ठीक, डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत स्मॉल होता है जिससे हम उसके वेव नेचर को लगभग लगभग इग्नोर कर सकते हैं। तो अब इस चीज को समझने के लिए आप ये समझो, सबसे छोटा पार्टिकल में एक जस्ट इमेजिनेशन के हिसाब से लेना स्टार्ट करता हूँ। जैसे गोल्फ की वो बॉल होती है ना, अगर मैं वो बॉल को कहा तो उसकी स्पीड, अगर मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि एक गोल्फ की जो बॉल है, वो बॉल बॉल की जो मास है वो कितना कह लेते हैं? 46 ग्राम के आसपास सराउंडेड होता है, 50 ग्राम के आसपास, 46 से। अगर आपको नहीं चाहिए तो लगभग लगभग कम भी कर सकते हो, उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। जस्ट मल्टीपल के फॉर्मेट में रहे इसलिए ऐसा लिख ले रहे। ठीक, 46 ग्राम होता है, जहां पर उसकी वेलोसिटी, अगर मैं बोला कि उसको मैं हाईली थ्रो किया या मारा, तो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। तो है तो पार्टिकल, ये मैटर ही है। वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। तो आप ये देखो कि वो कितनी वेलोसिटी के, मतलब वो क्या वेवलेंथ जनरेट करेगा, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको मालूम है कि वो h बाई पी के फॉर्मेट से आप कैलकुलेट करते हो। h जहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है, p क्या होता है? मोमेंटम होता है। h की वैल्यू आपको मालूम है 6.63 इंटू, या 6.63 इंटू 10 ऑफ कितना होता है? -34। और जहां पे मास की वैल्यू कितना है मेरे पास? 46 ग्राम। मतलब आप कितना लिखोगे? 46 इंटू 10 ऑफ -3 केजी पे, और वेलोसिटी को 30 लिखो। ठीक, तो अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.1, यही होगा। अगर मैं इसे कैंसिल आउट किया तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये 2.21 हुआ है, इंटू 10 ऑफ -34, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया? 46 इंटू 10 ऑफ -2। इसको 3 से कैंसिल आउट कर दो। ठीक, अब और अच्छे से अगर आप देखो तो ये लगभग लगभग आपको किसी में कट होते हुए दिख रहा है। अगर 5 के आसपास में देखो तो ये 4.8 के आसपास अप्रोक्स आ जाएगा। तो
जिसे आप लिखोगे 4.8 इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, -34 मीटर है क्या, देख लो। नहीं, कितना हो जाएगा, ये जीरो नहीं, कितना आएगा, रुको, 4.8 पॉइंट के साथ आएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.048 के अप्रॉक्स आना चाहिए। 10 पॉइंट ऑफ कितना है मेरे पास, ये माइनस का 32 है, तो जिसे हम इसे लिख सकते हैं कि 4.8 के आसपास आएगा, इंटू 10 दी पावर ऑफ -34 मीटर के आसपास इसका आंसर आएगा। तो आप सोचो, एक गोल्फ बॉल का इतना बड़ा वेवलेंथ, मतलब सॉरी वेवलेंथ बड़ा बोल रहा हूँ, छोटा है, आप ये विजिबल रेंज के अंदर आपके है ही नहीं, तो आपको उसका वेव नेचर पता ही नहीं चलेगा, तो हम उसके वेव नेचर को लगभग लगभग कैसा कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, जिससे हमें कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चल, उसके बाद इसी के फोर्थ फॉर्मेट में चलते हैं, ये तो थर्ड पॉइंट हुआ, अभी 2 पॉइंट और है। ठीक, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि किसी भी मूविंग ऑफ पार्टिकल का उसका वेव नेचर और नॉर्मल ऑफ कंडीशन मेरे पास कैसा, मूविंग बॉडी का एक सेम टाइम पे हम कौन सा नेचर नहीं देख सकते, कोई भी दो नेचर को एक साथ नहीं देख सकते हैं, कोई भी हो ना। ठीक, तो देखो मैं लिखते चलता हूँ, द वेव the wave and particle the wave and particle the wave and particle aspect of of moving body of moving bodies can never be observed at the same time at the same time वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट द मूविंग बॉडीज मेरे पास कैसा, वो वेव और पार्टिकल नेचर एक बार में, मतलब एक सेम टाइम पे दोनों चीज को एक बार में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद फोर्थ के बाद अगर फिफ्थ पॉइंट देखे तो हमें ये मालूम होता है कि द एम्पलीट्यूड, ये लास्ट पॉइंट है, द एम्पलीट्यूड, अरे यार, द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड लिखना था, द स्क्वायर the square of amplitude the square of amplitude of the of de Broglie of de Broglie wave at any point at any point is square of amplitude of de Broglie wave at any point is is proportional proportional to the probability to the probability of finding to the probability of finding the particle the particle at that point at that point तो मतलब कैसा, मेरे पास किसी भी डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वो मेरे पास कैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पार्टिकल के वहां पर मिलने का, उस पॉइंट पे। ठीक, तो ये 5 पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव्स के लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए, किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट हेडिंग की ओर चल रहे हैं, ये बस लास्ट है जहां पर से सबसे ज्यादा पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी है, एक ये और एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, फिर सब खत्म। ठीक, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। देखो, तो पहला मन में हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है
कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो किस लिए हमें जरूरत पड़ी। देखो, जो हम फिजिकल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग यूज करते हैं, उस स्कोप का, उस माइक्रोस्कोप से हम बहुत ज्यादा छोटी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे वायरस वायरस देखने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाता है। वो माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर जो वो बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 1500 1600 टाइम्स के आसपास होता है। बट जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो वहां पे उसके वेवलेंथ में हम वेरिएशन देख सकते हैं विथ अप्लाइड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहां पर से उसका मैग्निफिकेशन जो है वो लगभग लगभग 1 लाख टाइम्स हो जाता है। ठीक, मतलब वो किसी एक ऑब्जेक्ट को 1 लाख टाइम्स इंक्रीज कर देता है, मतलब 10 द पावर ऑफ -6 के फॉर्म। इसलिए हम उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। अगर 10 द पावर ऑफ -6 की बात करोगे तो आप क्या कहते हो कि इसमें मेरे पास माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रो ही में तो कहते हो 10 द पावर ऑफ -6, इसलिए हम उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कंडीशंस पे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, बकवास है। ठीक, देखो, एक्चुअल में उसका मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, एक छोटी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाता है विथ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? मेरे पास एप्लीकेशन है डीप ब्रोगली वेब के डिजाइन के हिसाब से, जो कैसा वायरस के लिए यूज होता है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट के लिए यूज करता है मेजरमेंट के लिए, वायरस के लिए, वायरस के लिए, और कौन सा है, कोई भी स्मॉल, या मेरे पास कैसा वेरी मिनट साइज का ऑब्जेक्ट, माइन्यूट साइज का, माइन्यूट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, जहां पर से इसका फर्स्ट ऑफ मेरे पास, अब इसका प्रिंसिपल हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है हमारे पास। तो इसका प्रिंसिपल जो है वो कैसा है मेरे पास, फर्स्ट किस हिसाब से मेरे पास, लाइक राइट रेडिएशन, लाइक लाइट रेडिएशन, रेडिएशन, लाइट रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम behave as, behave as wave, but with, but with smaller wave length। कैसा होता है? लाइक लाइट रेडिएशन जो होता है मेरे पास रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रॉन बीम कैसा बिहेव करेगा? वेव की जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, विथ स्मॉलर वेवलेंथ के साथ, पहला। दूसरा मेरे पास कैसा है, बाय यूजिंग, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी फोकस, be focused just as, just as by using electric and magnetic field, electron beam can be focused just as, just as ordinary, ordinary light beam, ordinary light beam are focused by glass। एकदम ऑर्डिनरी के फॉर्मेट में ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो पूरी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास
एक ही चीज में मालूम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। आप ये देख चुके होंगे कि जब हम लोग कैसा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जब रिलेशन देखे थे किसी चार्ज पार्टिकल को, किसके फॉर्मेट में, डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम देखे थे तो ये 12.3 एम्बेस्ट्रॉन्ग अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के कैसा था, इक्वल था। बस इस थ्योरी का हमें सिंपल सा क्या करना है, यूज करना। बस इसका मैग्निफिकेशन कैसा हो जाता है, इसका जो मैग्निफिकेशन है वो मेरे पास कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मैग्निफिकेशन आप अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक, चलो इसके बाद जस्ट एक क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक, तो इसका एक क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 10 the power 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ electrons in an electron microscope is 10 the power of 8 meter per second if proton, if proton with the same speed as huge instant of electron, what additional advantage such as proton microscope has over an electron microscope। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी वो 10 दी पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, सेम वेलोसिटी का हम प्रोटॉन यूज करेंगे। ठीक, बट अब इलेक्ट्रॉन के प्लेस पे प्रोटॉन जब यूज कर रहे होंगे तो अब हमें दोनों के बीच में प्रोटॉन माइक्रोस्कोप का एडवांटेज क्या होगा कंपैरेटिवली ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करता हूँ, ठीक है, तो जब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो हमें ये मालूम है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के हिसाब से लेमडा इज इक्वल टू एच बाय क्या होता है, पी। ठीक, जहां पे ये एच बाय ओ पी की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, एम इंटू वी लिखते हैं। देखो, दोनों में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन दोनों का कैसा है, इक्वल है। बट आपको मालूम है कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, लेस देन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब 1836 टाइम्स ऑफ मेरे पास मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, लगभग लगभग 1800 टाइम्स कह लो, वो कैसा होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो यही चीज है। तो मतलब मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में कैसा है, ज्यादा है। तो जो यहाँ पर मुझे वेवलेंथ देखने को मिलेगी वो वेवलेंथ कितना होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो भी वेवलेंथ आएगा, अगर मैं ये कहूँ कि वेवलेंथ जो है वो कैसा है, मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मोमेंटम है। तो आप देखो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा मिलेगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो वेवलेंथ ऑफ जो प्रोटॉन रहेगी वो कम होगी वेवलेंथ ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन के। और कितना टाइम कम रहेगा, तो वेवलेंथ ऑफ जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का, अगर मैं वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन देखना चाहूँ तो ये h बाय ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी रहेगा, सॉरी प्रोटॉन का मास रहेगा। तो आप यहाँ पर से देख सकते हो ये h 1836 टाइम्स ऑफ ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी होगा। और आपको क्वेश्चन पे ये चीज लिख के दिया है कि मैं अगर इसे देखूं तो 1/1836 इंटू इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, लेमडा ऑफ ई। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वेवलेंथ ऑफ कैसा मेरे पास, प्रोटॉन का, सॉरी उल्टा लिखना था क्या, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोटॉन का वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ से कैसा होगा, कम। प्रोटॉन का वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ से कैसा है, कम है। तो मतलब हमारे पास ये मालूम है कि जो माइक्रोस्कोपिक पावर जो होती है, माइक्रोस्कोप की जो पावर होती है वो मेरे पास कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेवलेंथ होता है। ठीक, तो मतलब जिसका वेवलेंथ कैसा है मेरे पास, कम है, वो माइक्रोस्कोप ज्यादा अच्छा है। तो कौन सा माइक्रोस्कोप ज्यादा होगा अच्छा, मेरे पास प्रोटॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कैसा होगा मेरे पास, बेस्ट होगा। कितने टाइम्स, 1/1836 टाइम, मतलब उस, मतलब कैसा, प्रोटॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होगा वो 1836 टाइम्स कैसा होगा, ज्यादा होगा।
या उसकी जो रिसॉल्विंग पावर होगी वो 1836 टाइम्स कैसी होगी, मोर देन होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो मैं लिख देता हूं, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए प्रोटॉन माइक्रोस्कोप, of a proton microscope, resolving power of proton microscope will be 1836 times कैसा, that of 1836 times that of an an electron microscope। ठीक, तो मतलब कोई भी, अगर मैं सिंपल सा बात कहूं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके कंपेयर में ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, प्रोटॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट में चलते हैं अपने। अब ये लास्ट हेडिंग है, ठीक है, अब इसके बाद कोई हेडिंग नहीं है। मेटर वेव एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये मेटर वेव की प्रॉपर्टी ऑफ जो मेटर वेव है उसके फोर्थ नंबर का जो पॉइंट था उस पे ये पूरी डिपेंडेंसीज को रखता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है ये। मेटर वेव, मेटर वेव्स एंड एंड हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग्स एंड हाइजेनबर्ग, सॉरी, बर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अन, एक सेकेंड, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, ये सिंपल से ये कहता है कि कोई भी मैटर वेव की एक बार में दो फॉर्मेट को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक, या तो उसकी पोजीशन या तो मूवमेंट। ठीक है, तो मेरे पास कैसा होता है, ये डी ब्रॉगली के थ्रू ही गिवन था कि इन टर्म्स ऑफ कैसा मेटर वेव ऑफ मेरे पास किसके थ्रू, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं, जहां पर हम ये मान रहे होते हैं कि हमारे पास कोई भी मैटर दो तरह से है, एक पार्टिकल या तो किसकी तरह से, वेव की तरह बिहेव करे, तो उसकी दो चीज को हम एक साथ कभी नहीं मेजरमेंट कर सकते एक ही टाइम पे, पोजीशन और उसकी कौन सी, मोमेंटम को। ठीक है, तो मेरे पास इस प्रिंसिपल के हिसाब से मैं लिखते चलता हूँ, इट इज इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to measure both the position, both the position and and momentum, position and momentum of a substance, of a substance, position and momentum of a substance या subatomic particle, subatomic particle at the same time, at the same time एग्जैक्टली। ठीक, तो मेरे पास इस कंडीशन पे जो पोजीशन के लिए अनसर्टेनिटी है, ठीक, और जो मोमेंटम के लिए अनसर्टेनिटी, मतलब ये मेरे पास वेरिएशंस करेगा,
ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज बी ग्रेटर देन एच बाय कितना होगा, 4 पाई होगा। ये हाइजेनबर्ग ने डिफाइन किया था, बस एक सिंपल सा फॉर्मेट। ठीक, चल, तो देखो अगर मैं ये कहा कि मेरे पास किसी फॉर्मेट में डेल एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो वहां पर मेरे पास मोमेंटम में चेंजेस कितना होना है, जीरो की कंडीशन पे। चलो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन बस देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, अप्लाइंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैलकुलेट द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कितना है मेरे पास, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के यूज से कैलकुलेट करना है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन confined in a region of length 0.2 नैनोमीटर। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये सिंपल सा बता। ठीक, तो देखो आप एक सिंपल सा फॉर्मेट देख रहे हो कि आपको जो यहाँ पर अनसर्टेनिटी के हिसाब से जो डेल एक्स की वैल्यू है वो मेंशन करके दिया है कि 0.2 नैनोमीटर के आसपास है। इसी वैल्यू को आपको किससे लिख के दिया है, एल से लिख के दिया। ठीक, तो देखो अब आप यहाँ पर मोमेंटम के लिए समझोगे कि मोमेंटम इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, एच बाय, मैं 4 पाई लिख के बैठा हूँ क्या, हम्म, पीछे आपको 4 पाई लिख के दे दिया था, ये 2 पाई होना था। ये 2 पाई होना था, चलो सॉरी। ठीक है, तो ये p की जो वैल्यू है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन ओ एच बाय 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास, डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब मोमेंटम का रिलेशन अगर आप यहाँ से देखो, तो अगर अगले स्टेप पे देख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे कि मोमेंटम जब मिनिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी। देखो p की वैल्यू ग्रेटर देन कुछ भी हो सकती है, h बाई 2 पाई इंटू डेल एक्स की वैल्यू या तो मिनिमम इसके इक्वल होगी, उसके बाद इसके ज्यादा में कोई भी पॉसिबिलिटीज है। तो p जब मिनिमम मिलता है तब आपको काइनेटिक एनर्जी भी कैसी मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, और मिनिमम में ये सिर्फ इसके कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो के मिनिमम के लिए आप मोमेंटम के साथ जो रिलेशन जानते हो वो पी मिनिमम का क्या होगा, स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। जहां से के मिनिमम की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी होगी, तो आप समझो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पर से के मिनिमम इज इक्वल टू पी मिनिमम की वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे, तो ये एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर इंटू कौन सा हो जाएगा, डेल एक्स का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। मतलब यहाँ से के मिनिमम की वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो एच स्क्वायर अपॉन कौन सा हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, एम एल एक्स के मैं लिख लेता हूँ डेल एक्स को, और इसकी वैल्यू को मैं पुट करना स्टार्ट करता हूँ। ये कितना होगा, 6.63 इंटू 10 की पावर ऑफ -34 का क्या है मेरे पास, स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना है मेरे पास, 8, पाई की वैल्यू 3.14 का होल स्क्वायर, और मास कितना है मेरे पास, ये कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है, तो 9 पॉइंट इंटू 1 इंटू 10 की पावर ऑफ कितना होता है, 31 होता है ना, हाँ 31 होता है केजी में। ठीक, अगले स्टेप पे देखो, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 0.2 इंटू 10 की पावर ऑफ -9 का होल स्क्वायर, यही चीज चल रही होगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 8.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक, मेरे पास कैलकुलेट किया हुआ रखा है, तो मैं उसी के हिसाब से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप प्रॉपर इसको ट्राई करो, इस चैप्टर को पहले थ्योरी पढ़ो, है ना, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। अब इसमें पूरे मिक्स कॉन्सेप्ट के साथ के मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, इसी में अलग से पार्ट पे रहेगा, लेकिन इस वाले में अब उसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा, वो खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे, 15-16 क्वेश्चन रहेंगे,
उसको आने में टाइम भी लगेगा, तो आपको सिर्फ इतना ही अभी पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाओ। ठीक है, थ्योरी 19-20 हो सकती है लेकिन क्वेश्चन के लिए मटेरियल इनफ। ठीक, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।